आगे जाके कुछ वैल्यू पॉजिटिव है और फिर आगे जाके नेगेटिव हो जा रही है वैल्यू फॉर एग्जांपल, तो इट मींस बीच में कहीं पे चेंज हुआ है साइन। अगर आप देखो, अगर यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन है और यहाँ पे -3 न्यूटन हो गया मान लो शियर फोर्स, तो डेफिनेटली यहाँ बीच में कहीं पे 0 हुआ है, तभी नेगेटिव गया। तो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट समझाना है आपको कि अगर आप कैलकुलस में जो मैक्सिमा मिनिमा का लॉजिक है उसको लगाओ कि इफ f इज इक्वल टू 0, f अगर 0 हो जाए तो इट मींस dm/dx क्या हो जाएगा, 0। अगर f को मैं 0 ले लूं मींस जहां पे शियर फोर्स 0 हो जाए तो dm/dx 0 हो जाएगा। तो अगर कैलकुलस से मैं इसको देखूं तो m क्या होगा, फिर m विल बी ईदर मैक्सिमम, और मिनिमम। ये चीज आप मैक्सिमम मिनिमम से भी जानते हो डियर स्टूडेंट, m विल बी ईदर मैक्सिमम और मिनिमम। कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे शियर फोर्स जहां पे 0 होगा, और मोर प्रिसाइजली जहां पे अपना साइन चेंज करेगा, क्योंकि शियर फोर्स जहां 0 होगा मींस पहले और बाद में कुछ वैल्यू होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, तब जाके बीच में कहीं पे 0 होगी। तो जहां पे शियर फोर्स 0 होगा वहां पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो ईदर मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। ये चीज कैलकुलस से होता है कि ये चीज अगर आपको कैलकुलस का लॉजिक याद है डियर स्टूडेंट कि dy/dx अगर 0 हो जाए सो देयरफॉर y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। ये जो लॉजिक है बेसिकली ये आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा और अगर आपको रिकॉल करवाऊं तो अगर मैं मैक्सिमम या मिनिमम होगा, बट अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो d2y/dx2 निकालूंगा, और d2y/dx2 अगर ये नेगेटिव हो गया उस बेसिकली x पे, तो फिर ये क्या कहलाएगा, देन मैक्सिमम होता है। और अगर d2y/dx2 ये अगर पॉजिटिव हो गया उस x की वैल्यू पे, देन मिनिमम हो जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमा का लॉजिक है। बट यहां पे आपको बस यही पे समझना है कि शियर फोर्स जहां पे साइन चेंज करेगा बेंडिंग मोमेंट वहां पे ईदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा मींस पॉजिटिव का मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा तो नेगेटिव का मैक्सिमम होगा। मींस जब भी हम स्पेशली इस लॉजिक को हम वहां पे अप्लाई करते हैं जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जहां पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा उसके ठीक सामने जो रेस्पेक्टिव बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्स होगा। अगर पॉजिटिव है तो मैक्स बोलेंगे, अगर नेगेटिव में मैक्स है तो मिनिमम होगा। तो ये चीज आपको समझना होगा डियर स्टूडेंट। देन अगेन जब शियर फोर्स मान लो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है पॉजिटिव में और आगे जाके कहीं पे नेगेटिव होगी तो बीच में कहीं पे साइन चेंज कर रहा है। सिमिलर इज द लॉजिक विद बेंडिंग मोमेंट। लेट्स से बेंडिंग मोमेंट भी तो हर एक हम प्रिंसिपल ऑर्डिनेट पे फाइंड कर रहे हैं, अलग अलग सैलिएंट पॉइंट्स पे फाइंड कर रहे हैं। मान लो कहीं पे पॉजिटिव है और सडनली आगे जाके नेगेटिव हो गई, तो बीच में कहीं पे साइन चेंज किया होगा, मींस बीम के उस पर्टिकुलर पोर्शन पे साइन चेंज किया होगा। तो बीम जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है या बेंडिंग मोमेंट जहां पे साइन चेंज करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो मैं शुरू में ही बता देता हूं। हालांकि इन सब कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकली वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि ये कहां पे शियर फोर्स जहां पे साइन चेंज कर रहा है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्स या मिनिमम हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट जहां पे साइन चेंज कर रहा है वो उस पॉइंट को कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं, वो कहां है, कैसे फाइंड करेंगे, किस टाइप के बीम में एग्जिस्ट करेगा, ये सब देखेंगे। सो अभी फिलहाल के लिए आप ये इसको अंडरस्टैंड करो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। डियर स्टूडेंट इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कर्व के टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखोगे कोई कर्व ऐसे साइन चेंज कर रहा है मान लो यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये मान लो बेसिकली पॉजिटिव है, यहां से नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बट शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या है, अ पॉइंट ऑफ द बीम where bending moment change its sign, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेसिकली साइन चेंज करता है, चेंज इट्स साइन।
पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा और उस पॉइंट पे साइन चेंज करेगा उसको हम जीरो भी बोल सकते हैं। तो अगर हम रफली इसको बोलना चाहे और इन अ लूज सेंस अ पॉइंट ऑफ द बीम वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट मोर करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट अ पॉइंट ऑफ द बीम वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ कि अगर बी अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन, so that is the more correct answer and that point is called point of contraflexure or point of inflection और virtual hinge भी बोलते हैं dear student। कई बार इसको सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर लैंग्वेज में, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज में वर्चुअल हिंज भी बोलते हैं, वर्चुअल हिंज बोलते हैं dear student। so virtual hinge, right? so ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीम का एक ऐसा पॉइंट है बेसिकली जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है या जीरो होता है इन अ लूज सेंस। और ये पॉइंट बेसिकली कहां पे एग्जिस्ट करता है? तो ओवरहैंग बीम में मोस्टली पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एग्जिस्ट करता है। ये कहां पे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन ओवरहैंग बीम, ओवरहैंग बीम डियर स्टूडेंट। ओवरहैंग बीम में अगर आप देखो, ओवरहैंग बीम में ही ये एग्जिस्ट करेगा। और ओवरहैंग बीम की अगर आप बात करो तो ये सपोर्ट्स बेसिकली शिफ्टेड होता है या सपोर्ट से बाहर बीम निकला हुआ होता है। तो ये जो ओवरहैंग जोन है इसी के आसपास बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एग्जिस्ट करता है। अगर बोथ साइड ओवरहैंग है स्टूडेंट तो फिर दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी हो सकता है, और वन साइड अगर ओवरहैंग है तो एक कॉन्ट्राफ्लेक्सर हो सकता है। तो याद रखना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एक से ज्यादा भी हो सकता है बीम में, वो डिपेंड करता है कि अगर बोथ साइड ओवरहैंग है तो दो भी हो सकता है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो सिविल इंजीनियर या जो डिजाइन इंजीनियर है बेसिकली जो बीम वगैरह में डील कर रहा है उसके लिए ये मतलब रिलैक्स पॉइंट है, जहां पे बेसिकली बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे बेंडिंग मोमेंट बेसिकली बहुत जीरो है। तो वो पॉइंट या वो उसके आसपास बेसिकली बीम में कोई खतरा नहीं है, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। तो उसको बाकी के पोर्शन पे अपना अटेंशन डाइवर्ट करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसके फेलियर को रोकना है। सो ये एक तरह से एक ऐसा पॉइंट है जो एक तरह से रिलैक्सेशन पॉइंट है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग का जो बेसिकली डिजाइन इंजीनियर होगा या जो मैकेनिकल इंजीनियर का जो डिजाइन इंजीनियर होगा, अगर वो बीम को डिजाइन कर रहा है तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत रिलैक्सेशन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। सो दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डियर स्टूडेंट। नाउ इसमें बेसिकली हम अब पूरा बेसिक थ्योरी समझने के बाद डियर स्टूडेंट अब हम बेसिकली न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल में बेसिकली कुछ और न्यूएंसेस होते हैं जो बेसिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि अभी हम उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो देन एंड देयर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में मुझे आपको बताना है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तभी आपको अंडरस्टैंड होगा, अदरवाइज अभी बेसिकली बाउंस जाएगा। तो थ्योरी में अभी हम इतना ही रखते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसमें बेसिकली डियर स्टूडेंट हमारा टारगेट होगा कि हम प्रीवियस ईयर के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्पेशली एसएससी जेईई, एएमआई सेक्शन बी, मैकेनिकल एंड सिविल और जो आईईएस वगैरह के क्वेश्चंस हैं उसको बेसिकली हम सॉल्व करें। तो हमारे पास बेसिकली उसकी पूरी लिस्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जिसको हम कर सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एंड जैसा मैंने बताया था ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग जो एसएससी एग्जाम है उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। मैकेनिकल में कंपैरेटिवली आसान पूछा जाता है, और अभी तक का जो ट्रेंड है डियर स्टूडेंट, एक दो बार कैंटिलीवर पूछा हुआ, इस बार एसएससी जेईई में तो पूछा ही नहीं है मैकेनिकल में, बट सिविल में है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आईएएस वगैरह में तो डेफिनेटली इसका काफी अच्छा स्कोप बनता है, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं बेसिकली आपको एक क्वेश्चन इसमें कैंटिलीवर, जैसा मैंने आपको बताया था कि कैंटिलीवर बीम से हम स्टार्ट करते हैं। कैंटिलीवर बीम में डियर स्टूडेंट हम फोकस करते हैं कि कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड किया जाए, और हमारा जो टारगेट होगा डियर स्टूडेंट ये प्रीवियस ईयर का ही आया हुआ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम लेके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैंटिलीवर बीम में। सो इसमें बेसिकली डियर स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एसएससी जेईई में आया हुआ है, और ये कैंटिलीवर बीम है, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए डियर स्टूडेंट बोला है। सो
ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूँ। एंड ऑब्वियसली सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंग बीम, इन सब में भी बहुत सारी वैरायटी है और कुछ उसमें एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे सडन मूवमेंट एक्ट कर रहा होता है जिसको कपल बोलते हैं डियर स्टूडेंट। इसके अलावा कई बार ब्रैकेट वेल्ड करते हैं और ब्रैकेट वेल्ड करके उस ब्रैकेट के हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे लोड लगाते हैं, तो वहां पे बेसिकली पॉइंट लोड और जो सडन मूवमेंट और कपल होता है वो दोनों एक्ट करता है। तो इसके साथ इंक्लाइंड लोड का भी कई बार ऑप्शन होता है, तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कैंटिलीवर, जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई में डियर स्टूडेंट आया हुआ है। सो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि कैंटिलीवर में अगर खाली पॉइंट लोड अगर दे दे तो बहुत आसान होता है, बट इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट सब कुछ दिया हुआ, पॉइंट लोड भी है और यूडीएल भी है। तो हम इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं और जो भी आपने लर्निंग ली है उन सबको यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। और यू नो कि ये जो चैप्टर है यहाँ पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेसिकली आपको ड्रॉ करना होता है, तो इसमें स्मार्टनेस भी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और इसमें कैलकुलेशंस बहुत इन्वॉल्व है, तो एरर प्रोन भी होता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे कम टाइम में सॉल्व किया जाए। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली डायग्राम है जिसका बेसिकली ये लोडिंग डायग्राम है, ये बीम का लोडिंग डायग्राम है जो जिसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपसे पूछा गया है एसएससी जेईई में। एसएससी जेईई में ये पूछा हुआ है एंड क्वेश्चन मैं एक बार रीड आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 5 मीटर, अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 5 मीटर, टोटल कितना है डियर स्टूडेंट 0.5 to 2.5, 4 and 1 5. So a cantilever of length 5 meter is loaded as shown in figure. Draw the shear force and bending moment diagram for the cantilever beam. So आपको क्या ड्रॉ करना है डियर स्टूडेंट? ड्रॉ SFD and BMD, SFD and BMD. ये क्वेश्चन पूछा हुआ डियर स्टूडेंट और ये जब भी क्वेश्चन आएगा मिनिमम 15 टू मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेगा तो फुल 30 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट जो ट्रेंड है वो कहता है कि अगर इजी क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स, अदरवाइज 20 मार्क्स। इस बार एसएससी जेईई सिविल में भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ वो 20 मार्क्स का है, बट 30 मार्क्स का भी हो सकता है क्योंकि कई बार लेंथी क्वेश्चन अगर डालता है तो यू नो एसएससी जेईई वगैरह में जो मार्किंग का पैटर्न होता है वो कई बार वो पूरे मार्क्स का भी दे देते हैं। इसके अलावा अगर आप एएमआई सेक्शन बी में देखोगे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होता है, आईएएस में भी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप एसएफडी बीएमडी का न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो यू विल फील लकी अगर आपको डायग्राम बना के दिया हुआ, अगर डायग्राम बना के दिया हुआ है और फिर बोले कि मींस लोडिंग डायग्राम जो आपको अगर बना के दिया हुआ मींस ऑलरेडी अगर डिपिक्टेड है तो फिर तो बहुत आसान है क्योंकि आपको जो आगे का काम है वो आप फटाफट करना स्टार्ट कर देते हो। बट मैं आपको बताऊं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लैंग्वेज में बेसिकली लिख देगा, जैसे इस क्वेश्चन को लिख देगा अ कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विद point load of 2.5 kilonewton acting at its free end and the 0.5 meter apart from the free end there will be a UDL of 1 kilonewton per meter which will be acting for a span of 2 meter, right? And one more point load 3 kilonewton will be acting at a 1 meter from its fixed end. Draw its free body, this draw its SFD and BMD. अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको उस लैंग्वेज को, उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके एक प्रॉपर डायग्राम बनाना होगा और उसके बाद फिर प्रोसीड करना है। तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली टफ होता है। तो आपके लकीली एसएससी जेईई और जो मैंने एई लेवल के एग्जाम्स स्टेट लेवल के देखे हैं इसमें कभी भी मुझे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अभी तक दिखा नहीं है, बट मैं आपको बताऊं ऐसा आ सकता है। और एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पे वो लैंग्वेज में काफी अच्छा क्वेश्चन लैंग्वेज में देगा। तो सबसे पहले उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके आपको उसका लोडिंग डायग्राम बनाना है और लोडिंग डायग्राम अगर करेक्ट नहीं हुआ तो समझो सारा गलत होगा। सो कई बार आपको स्टूडेंट में आपको सजेस्ट करूंगा कि ठीक है आपको अगर लोडिंग डायग्राम दिया हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट कई बार स्टैंडर्ड बुक में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा तो आप उसको सबसे पहले क्या करना, उसका लोडिंग डायग्राम कैलकुलेट कर ड्रॉ करना एंड देन प्रोसीड करना। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज तो मैंने आपको स्पेशल पॉइंट बताया कि लोडिंग डायग्राम कभी कभी नहीं दिया होता तो आपको ड्रॉ करना होता है, राइट?
नाउ सेकंड पॉइंट की, चूंकि ये क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा तो एक लोडिंग डायग्राम होता है और उसके नीचे शियर फोर्स और फिर उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना होता है डियर स्टूडेंट। तो ये इसके लिए आप इंश्योर करो कि जो लोडिंग डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो उसके नीचे सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए जिसमें आप एसएफडी और बीएमडी दोनों ड्रॉ कर पाओ। एंड ये तीनों चीजें एक साथ होगी तो एग्जामिनर पे पॉजिटिव बेसिकली इफेक्ट आएगा, वो समझ लेगा, क्योंकि एग्जैक्टली आपका जो सॉल्यूशन है उसको एग्जामिनर को देखना है और ये तीनों डायग्राम एक साथ होगा तो वो तुरंत कंपेयर कर सकता है। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट दोनों में एक सर्टेन रिलेशन होता है। अगर आप देखोगे, चूंकि एग्जामिनर एक्सपर्ट होता है तो एसएफडी बीएमडी डायग्राम के आपस में कोरिलेट करके वो आपके एग्जैक्टनेस को चेक कर लेगा, डायग्राम और उसकी वैल्यू को। और वैसे भी एक एग्जामिनर के लिए बहुत आसान होता है अगर ये सारी वैल्यू एक जगह, मतलब डायग्राम एक जगह हो। हाँ, कैलकुलेशन आप डिफरेंटली अलग से कर सकते हो, कैलकुलेशन एक जगह होना चाहिए, एसएफ कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन और रिएक्शन फाइंडिंग इफ इट इज इन्वॉल्व, बट डायग्राम डियर स्टूडेंट एक ही साइड में आप कोशिश करना। इसके लिए आपको स्पेस सफिशिएंटली छोड़ना होगा और ये भी देखना होगा कि शियर फोर्स का जो डायग्राम है बेसिकली वो उसमें जो वैल्यू है, शियर फोर्स कैलकुलेशन में जो वैल्यू है वो सारे पॉजिटिव है या पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्स है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्स है तो यू नो लाइन के ऊपर हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लाइन के नीचे नेगेटिव लेते हैं। तो आपको बेसिकली लाइन ड्रॉ करते टाइम भी देखना है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आई है, मान लो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों में, तो एक ऐसा लाइन आपको कहां पे ड्रॉ करना, मान लो यहां पे लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इसके ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है। बट अगर आपको पता है कि सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको और नीचे तो आप बेसिकली यहां पे ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सारी नेगेटिव है तो आप इसको एज क्लोज एज ले सकते हो क्योंकि इसके नीचे ही सारा बनाना है। तो इससे इसको बोलते हैं स्पेस मैनेजमेंट। वो आपको एग्जाम में स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी कि क्योंकि आपके पास A4 शीट होती है और उसी में आपको एसएफडी बीएमडी दोनों ड्रॉ करना होता है। और अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो वैसे भी एसएफडी बीएमडी में बहुत सारे बेसिकली आपको पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होता है। और ये एक बार आपको नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि स्मार्टनेस दिखानी होती है, एक जगह एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना होता है, वो भी लोडिंग डायग्राम के नीचे ही एज फार एज पॉसिबल। इसको आप कोशिश करोगे और धीरे धीरे आपको हैबिट में आपकी आ जाएगी एंड यू कैन ऑल्सो डू इट इजीली। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और चूंकि ये क्वेश्चन एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको कैंटिलीवर का एक अच्छा क्वेश्चन मैं बेसिकली इसको लेवल दूंगा। कैंटिलीवर में जनरली सिर्फ पॉइंट लोड होता है तो बहुत आसान होता है, बट इसमें यूडीएल भी दिया है, यूडीएल भी बेसिकली एक सर्टेन स्पैन पे ही दिया है, तो ये इसको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बना रहा है। और पॉइंट लोड भी बेसिकली दो पॉइंट लोड दिया होगा, तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने थ्योरी वीडियोस में पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ कि कैंटिलीवर बीम कंपैरेटिवली इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना आसान होता है और इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन विदाउट फाइंडिंग रिएक्शन आप प्रोसीड कर सकते हो क्योंकि इसमें रिएक्शन होता नहीं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट एसएफ कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। रिएक्शन फाइंडिंग करना है तो सीधा शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट शियर फोर्स कहां पे कैलकुलेट करेंगे, तो बीम पे बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑर्डिनेट, जैसे बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है जो कि यूडीएल का स्टार्ट पॉइंट है, डी पॉइंट है जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है, ये एक ई पॉइंट है जहां पे 3 किलोमीटर लग रहा है एंड एट द एंड ए इज द पॉइंट व्हिच इज इट्स फिक्स्ड पॉइंट। सो आपके पास एम्पल पॉइंट्स हो गए, मतलब यू हैव मेनी पॉइंट्स, लाइक 1 2 3 4 5 पॉइंट से आराम से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊं, अगर कभी कभी पॉइंट्स कम होते हैं और डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, स्पेशली यूडीएल के मिड में ले लिया, राइट, इस टाइप से पॉइंट्स जनरेट करते हैं। बट यहाँ पे वी ऑलरेडी हैव 5 पॉइंट्स व्हिच इज मोर देन एनफ फॉर गेटिंग द प्रॉपर डायग्राम एंड आल्सो द कैलकुलेशन विल बी अप टू लाइक मार्क, बहुत ज्यादा और बहुत कम भी नहीं होगा। तो सबसे पहले शियर फोर्स एट बी, डियर स्टूडेंट हमारा जो एजम्पशन है उसी को हम फॉलो करेंगे। एक बार फिर से उस एजम्पशन को याद करो, शियर फोर्स में राइट से लेफ्ट की तरफ सारा कैलकुलेशन होगा, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड को नेगेटिव लेंगे। तो शियर फोर्स एट बी क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो चूंकि बी पे 2.5 किलोमीटर का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो प्लस 2.5 किलोमीटर होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। नाउ शियर फोर्स सी पे अगर हम आएंगे,
सी पे तो सेम होगा क्योंकि सी और बी के बीच में और कोई लोड नहीं है, तो सेम 2.5 किलोमीटर होगा, राइट डियर स्टूडेंट। नाउ शियर फोर्स एट डी अगर आता है, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखो सी तक आपने 2.5 ले लिया तो 2.5 और फिर डी पे निकाल रहे हो तो ये वाला यूडीएल भी, इंटायर यूडीएल इसमें काउंट होगा, और चूंकि डाउनवर्ड है तो ये भी प्लस होगा। यूडीएल को चूंकि पॉइंट लोड बनाना होगा क्योंकि यूडीएल स्प्रेड है 2 मीटर पे, तो 1 × 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ये चीज आपको ध्यान देना है। यूडीएल में हमेशा उसका स्पैन मल्टीप्लाई होगा तब वो पॉइंट लोड बनता है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4.5 किलोन्यूटन। नाउ शियर फोर्स जस्ट बिफोर ई यहां पे मैं निकालता हूं क्योंकि डी पे आप ने निकाल लिया, डी से आगे आप जाओगे सेम वैल्यू मिलेगी जो डी पे है, और ये कहां तक जाएंगे जस्ट बिफोर ई पे, तो SF जस्ट बिफोर ई, जस्ट बिफोर ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिफोर ई नहीं निकालते और डायरेक्टली अगर ई निकालते हैं तो जो ई की वैल्यू आएगी और डी की वैल्यू आएगी उसको आप ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, जो कि कई बार गलत हो जाता है। सो यू हैव टू नो कि भाई डी पे जो वैल्यू है जस्ट बिफोर ई भी सेम होगा, सो यू विल डेफिनेटली बी गोइंग स्ट्रेट वे, एंड देन ई पे जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, तो वो वहां पे आप चाह के भी एरर नहीं कर सकते। बट कई बार स्टूडेंट डी के जस्ट बाद ई को ले लेते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट सिर्फ कैलकुलेशन को जानते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते, तो उनसे एरर हो जाता है। इसीलिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट, जहां पे भी पॉइंट लोड लग रहा है तो उस पॉइंट लोड से जस्ट पहले आप एक पॉइंट एक्स्ट्रा क्रिएट कर लो जस्ट बिफोर, जस्ट टू इंश्योर कि आपका जो डायग्राम है वो एरर ना आए। तो SF जस्ट बिफोर ई क्या होगा, सेम व्हिच विल बी 4.5 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट SF एट ई क्या हो जाएगा, तो ये 3 किलो न्यूटन जो ऐड कर रहा है वो भी काउंट हो जाएगा। सो SF एट ई 4.5 प्लस 3 डियर स्टूडेंट व्हिच विल बी 7.5 किलो न्यूटन, और SF A पे भी सेम ही होगा क्योंकि फिर E और A के बीच में और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सो SF at A will also be 7.5 kilonewton. So now you already found those important values of shear force at principal ordinates. तो आप प्रिंसिपल ऑर्डिनेट्स पे सारे इंपॉर्टेंट बेसिकली SF कैलकुलेशन कर चुके हो, अब इसका मुझे डायग्राम बनाना है स्टूडेंट। तो देखो डायग्राम बनाने से पहले मैं एक बार डायग्राम से रिलेटेड कुछ लॉजिक आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो बेसिकली मैं इसके ठीक नीचे ये बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूं, इसके अंदर मुझे डायग्राम बनाना है। बट मैं इससे पहले आपको कुछ लॉजिक समझाना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट। अगर आप देखो जो आपका पॉइंट लोड लगता है यहाँ पे मान लो W है, तो इस पॉइंट पे तो शियर फोर्स 0 होगा, यहाँ पे W इंटू ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, W इंटू मान लो L1 है, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा W इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगा L2। देख लो L2 बढ़ रहा है तो मोमेंट भी बढ़ता जा रहा है। शियर फोर्स तो यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, ये शियर फोर्स डायग्राम हमेशा कांस्टेंट होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। मींस आपको ये समझाना है कि जब पॉइंट लोड लग रहा है तो शियर फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, बट बेंडिंग मोमेंट अगर देखोगे तो W सेम है बट L तो बढ़ता जा रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइंड लाइन हो जाता है। ये चीज आप बहुत जरूरी है। मैं आपको इसको नक्शल में लिख देता हूं कि अगर लोडिंग टाइप और SFD BMP, अगर डियर स्टूडेंट लोडिंग पॉइंट लोड हो अगर हो तो शियर फोर्स हमेशा शियर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल होता है। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स पॉइंट लोड लग रहा है तो आपका जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पे सेम ही होती है, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। बट बेंडिंग मोमेंट में चूंकि फोर्स तो सेम रहेगा बट डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इंक्लाइंड लाइन होगा। तो ये SFD BMP ये चीज हो गया पॉइंट लोड के लिए या कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए। यूडीएल के लिए डियर स्टूडेंट क्या होगा, देखो यूडीएल के लिए आपको समझना है, तो ये मान लो ये यूडीएल लग रहा है, राइट। तो यूडीएल के लिए डियर स्टूडेंट ये स्मॉल w है और ये मान लो स्पैन L पे एक्ट कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा डियर स्टूडेंट कि अभी हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड किया था, तो बेंडिंग मोमेंट क्या था W इंटू L, ये शियर फोर्स हो गया, और फिर ये मिड में माना जाएगा, इस मिड से ये हाफ डिस्टेंस L/2, सो दिस इज WL²/2। तो यहां से साफ क्लियर है कि L पे बेंडिंग मोमेंट कैसे डिपेंड करता है, स्क्वायरली। L पे कैसे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट, स्क्वायरली।
तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा पैराबोलिक होगा क्योंकि स्क्वायरली डिपेंड कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट यूडीएल का पैराबोलिक होगा। बट अगर मैं शियर फोर्स निकालूं तो शियर फोर्स हो जाएगा W इंटू एल, W इंटू एल। तो L तो देखो यहां के लिए ये L है, यहां के लिए ये L है, इस यहां तक लोगे तो ये L है, तो L तो बदलता जा रहा है, तो लीनियर होगा। शियर फोर्स डायग्राम हमेशा यूडीएल का लीनियर होता है, हॉरिजॉन्टल सॉरी इंक्लाइंड लाइन होगा, और बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा। ये चीज मैं आपको मेंशन कर देता हूं। अगर यूडीएल है डियर स्टूडेंट, अगर यूडीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड होगा और ये पैराबोलिक होगा। ये चीज आपको समझना होगा, और कैसे होगा ये भी आपको समझ में आ गया, WL²/2 की वजह से। बट व्हाट अबाउट यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लूप? अगर यूवीएल लग रहा है डियर स्टूडेंट ऐसे, अगर ऐसे यूवीएल लग रहा है तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो देखो यूवीएल के केस में भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि यूवीएल यूटीएल इन सब के नेचर को हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो फिर भी लेकिन डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में मैं समझा रहा हूं। ये मान लो एक बीम है और मान लो ये ऐसे इस पे यूवीएल लग रहा है, ये मान लो टोटल स्पैन है डियर स्टूडेंट इसका L, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और W पर मीटर लेंथ ये वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं यहाँ का शियर फोर्स निकालता हूं। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, अगर यूवीएल लग रहा है तो शियर फोर्स हमेशा क्या होता है, उस जो लोड डायग्राम है, जो लोड डायग्राम है उसका एरिया हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका टोटल का शियर फोर्स निकालना है तो इसका पूरा एरिया हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये चीज आपको समझना होगा, इस पूरे का एरिया हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से x डिस्टेंस पे, इस एंड से x डिस्टेंस पे ये क्रॉस सेक्शन है, और यहां पे मुझे शियर फोर्स निकालना है। मान लो ये x सेक्शन है, मुझे क्या निकालना है? शियर फोर्स एट x ड्यू टू दिस यूवीएल, और बेंडिंग मोमेंट एट x भी निकालना है। और फिर मैं चेक करता हूं कि शियर फोर्स का कैसा डायग्राम होगा, बेंडिंग मोमेंट का कैसा होगा। सो लुक, यहां पे 0 है डियर स्टूडेंट और ये W है, तो अगर मैं सिमिलैरिटी लगाऊं, सिमिलैरिटी किस ट्रायंगल में? ओके, सो डियर स्टूडेंट मैं शियर फोर्स एट x निकालता हूं। तो देखो ये जो ट्रायंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी का रूल लगाता हूं मैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? ये है स्मॉल w बाय, मुझे इसकी वैल्यू जाननी है, ये क्या है, तो इसको मैं मान लेता हूं, मान लो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू इसकी ये लेंथ लेता हूं विच इज L, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ हो जाएगा x। तो यहां से अगर मैं क्वेश्चन मार्क निकालता हूं तो WX/L हो जाएगा। मींस ये वाला जो लेंथ है डियर स्टूडेंट, ये वाला, ये WX/L हो गया। नाउ शियर फोर्स एट XX क्या हो जाएगा? तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बताया हुआ कि शियर यूवीएल में जो शियर जो टोटल शियर फोर्स होता है या जो लोड की टोटल वैल्यू होती है वो इसका एरिया हो जाता है। तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वही यहाँ का शियर फोर्स होगा। एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस विच इज x, और हाइट हो जाएगा डियर स्टूडेंट जो अभी आपने निकाला है WX/L। तो इसको सॉल्व करेंगे तो शियर फोर्स हो जाएगा WX²/2L, विच इंडिकेट्स कि जो शियर फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x² पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि W और L तो फिक्स्ड है। तो इट मींस शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक होगा यहाँ पे। सो यूवीएल में शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट बेंडिंग मोमेंट? तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे? शियर फोर्स इनटू डिस्टेंस। शियर फोर्स डियर स्टूडेंट अभी आपने निकाल लिया WX²/2L, आपने एरिया जो ट्रायंगल का एरिया निकाल के शियर फोर्स को निकाल लिया, और इस शियर फोर्स को कहां पे एक्ट करता हुआ मानेंगे? इस ट्रायंगल के CG पे। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमेशा CG पे एक्ट करता हुआ मानते हैं। तो इस CG से ये जो डिस्टेंस है, ये जो फोर्स है, इसका ये डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट? यहां से यहां तक ये इस पूरे ट्रायंगल का ये CG है, तो बेस से CG कितने पे लाई करता है? h/3। तो यहाँ पे h क्या है? x, तो x/3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो WX3/6L हो जाएगा। यहां से साफ क्लियर है कि जो बेंडिंग मोमेंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x के क्यूब पे। इसीलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक कर्व होगा डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? क्यूबिक कर्व। और शियर फोर्स कैसा होगा? पैराबोलिक। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर यूवीएल है तो शियर फोर्स पैराबोलिक होगा। अब ड्रॉ करने में पैराबोलिक और क्यूबिक दोनों एक ही होगा। फ्री हैंड स्केच अगर आप ड्रॉ करोगे तो दोनों सेम दिखाओगे, बट
मैथमेटिकल डिफरेंस है, इसका जो डिग्री होता है वो 2 होता है और जो क्यूबिक कर्व है उसका 3 होता है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक कर्व या क्यूबिक पैराबोलिक, कई बार बोल देते हैं इसको। सो क्यूबिक कर्व डियर स्टूडेंट आप याद रखना। सो ये बेसिकली एक नटशेल में जब आप डायग्राम बना रहे होगे ना, वैल्यू तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट करोगे, बट डायग्राम बनाते टाइम इसको रेडी रेफरेंस और स्टैंडर्ड की तरफ बेसिकली फॉलो करना है। पॉइंट लोड एसएफडी हॉरिजॉन्टल, बीएमडी इंक्लाइंड, यूडीएल एसएफडी इंक्लाइंड, बीएमडी पैराबोलिक, यूवीएल शियर फोर्स पैराबोलिक, बीएमडी क्यूबिक कर्व। सो डियर स्टूडेंट ये चीज आपको याद रखना। देन वी विल again now we have already got this SF value, now we will draw based on this concept its SF diagram, right?